की अखिल भारतीय 21, 22 और 23 मार्च 21, 22, 23 मार्च इन दिनों में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक इसी परिसर में होगी। बैठक में देश भर से चयनित प्रतिनिधि उपस्थित होंगे और उसके साथ संघ के विभिन्न स्तर के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो भी उपस्थित रहेंगे। 21 मार्च को सुबह 9 बजे बैठक का शुभारंभ होगा और 23 शाम तक बैठक चलेगी। बैठक में ये बैठक प्रतिवर्ष होती है और संघ की दृष्टि से जो इसका स्थान है, निर्णय की दृष्टि से सबसे वरिष्ठ स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण बैठक है संघ की रचना में। बैठक के प्रारंभ में ही संघ के जो सरकार्यवाह है दत्तात्रेय होसबले जी, वो अपने पिछले वर्ष का जो वृत्तांत है, रिपोर्ट 24-25, ये जो वृत्त होगा वो प्रतिवेदन सबके सामने रखेंगे और विशेष रूप से पिछले वर्ष के शाखा कार्य और अन्य जो कार्यक्रम, संघ की भूमिकाएं जो भी होगा उससे संदर्भ में कार्यवृत्त वो प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही देश भर के अलग अलग प्रकार के प्रांतों ने जो कार्य किए हैं वो भी अपना निवेदन बैठक में प्रस्तुत करेंगे। कई प्रकार के विशेष कार्यक्रम, उपक्रम, कई विशेष प्रसंगों पर जो भूमिका संघ के कार्यकर्ताओं ने ली है उसका भी वृत्त और विश्लेषण यहाँ पर किया जाएगा। सभी जानते हैं कि जो आने वाले विजयादशमी 2025 को संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 1925 में 1925 में संघ का कार्य नागपुर में प्रारंभ हुआ था और उसके बाद देश भर में इसका विस्तार हुआ। अभी उस कार्य को इस वर्ष 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस निमित्त जो कार्य विस्तार की जो पूरी एक योजना थी, एक्सपांशन ऑफ अवर शाखा वर्क, इसकी भी पूरी समीक्षा इसमें होगी। जो लक्ष्य रखे थे उस संदर्भ में भी समीक्षा होगी और साथ ही विजयादशमी दसरा 2025 से 2026 ये जो एक वर्ष है ये शताब्दी वर्ष माना जाएगा, सेंटेनरी ईयर, विजयादशमी 2025 टू विजयादशमी 2026। और इस दौरान जिस प्रकार के कार्यक्रम, उपक्रम, जो भी प्रोग्राम्स होंगे उसके बारे में यहाँ निर्णय लिया जाएगा और बैठक के अंत में फिर वो सार्वजनिक भी किया जाएगा, आप लोगों को भी बताया जाएगा। सामान्यतः समाज के सभी लोगों तक पहुंचना, अपने विचारों को पहुंचाना, अपने कार्य को पहुंचाना, विचारों की स्पष्टता करना, तो एक तरीके से ये एक व्यापक आउटरीच इस शताब्दी के वर्ष में मुख्य रूप से किया जाएगा। साथ ही समाज के बहुत सारे लोगों की जो सहभागिता है, संघ स्वयंसेवकों ने जितने सारे कार्य हाथ में लिए हैं उसमें समाज के सब लोगों की सहभागिता को कैसे बढ़ाया जाए और उस संदर्भ में भी आह्वान इस शताब्दी वर्ष में किया जाएगा। जैसे कि पहले भी बताया था कि पंच परिवर्तन, इस विषय में के बारे में भी यहाँ व्यापक चर्चा होगी और लोक सहभागिता इसमें कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, समाज की विभिन्न संस्थाओं को कैसे जोड़ा जाए, इसके बारे में भी, कार्यविधि के बारे में, एक पैटर्न के बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। पंच परिवर्तन में जैसे पहले भी बताया था कि सामाजिक समरसता, सोशल हार्मोनी, कुटुंब या परिवार प्रबोधन, फैमिली अवेकनिंग, पर्यावरण के अनुसार अपनी जीवन शैली, स्व के अनुसार अपना जीवन और नागरिक कर्तव्य, इन 5 विषयों पर ये विशेष रूप से
योजना बनेगी। मुख्य रूप से जब भी ऐसे सारी ये बैठक होती है तो देश भर के कार्यकर्ता आते हैं और अपने अपने जगहों पर जो परिस्थितियां बनती है या उनके जो अनुभव आते हैं, तो देश से जुड़ी हुई, देश की सुरक्षा, देश का हित, इससे जुड़े हुए सभी बातों पर वो अपने अनुभव और अपनी जानकारियां यहाँ सबके सामने रखते हैं और उस आधार पर आगे की भूमिकाएं भी तय होती है। तो इस दृष्टि से इस बैठक में भी चर्चा होगी और विशेष रूप से 2 रिजोल्यूशंस, 2 प्रस्ताव इस बैठक में कल कार्यकारी मंडल के सामने अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और उनके अनुमोदन के बाद वो प्रतिनिधि सभा के सामने भी रखे जाएंगे। मुख्य रूप से जो 2 प्रस्ताव है, एक बांग्लादेश की जो घटनाक्रम है और उस संदर्भ में आगे की भूमिका क्या होनी चाहिए, उस संदर्भ में ये प्रस्ताव होगा। इस संदर्भ में कल प्रतिनिधि कार्यकारी मंडल में चर्चा होगी, उसके बाद वो अनुमोदित होने के बाद प्रतिनिधि सभा के सामने रखा जाएगा। दूसरा जो प्रस्ताव होगा वो संघ कार्य की जो 100 वर्ष की जर्नी है, यात्रा है, और उसके संदर्भ में होगा। उसके संदर्भ में समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव भी होगा और आगामी योजनाओं पर भी उस प्रस्ताव में चर्चा होगी कि आगे आने वाले समय में संघ क्या करना चाहता है, क्या विचार रखता है। तो ये 2 प्रस्ताव विशेष रूप से इस प्रतिनिधि सभा में लिए जाएंगे और बाद में आपको इस प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बैठक के अंत में हम जानकारी भी प्रस्तुत करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अपने देश के इतिहास में बहुत सारे ऐसे वीर और वीरांगनाओं ने देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए अपना योगदान दिया। इसी भूमि से रानी अब्बक्का, उनका भी जो योगदान है, उनका जन्म 1525 यानी लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था और उनके विशेष योगदान को गौरवान्वित करने की दृष्टि से एक वक्तव्य भी यहाँ पर जारी किया जाएगा उनके 500 वर्ष के निमित्त। विशेष रूप से आगामी समय में जैसे प्रतिवर्ष संघ शिक्षा वर्ग होते हैं, संघ कार्यकर्ताओं जो शाखा के स्तर पर कार्य करते हैं, वो अपने कार्य को और अच्छा करने की दृष्टि से विभिन्न स्तर के उनके प्रशिक्षण के आयोजन होते हैं और इस वर्ष भी इन प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन हो रहा है, जिसमें हम लोग जिनको कहते हैं संघ शिक्षा वर्ग, कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम और कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय जो होता है वो नागपुर में ही आयोजित होता है, बाकी प्रांतों में आयोजित होते हैं। तो इस बार ऐसे कुल मिलाकर वर्ग 95 ऐसे प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन होगा। सामान्यतः अप्रैल से जून के बीच में इन वर्गों का आयोजन होने वाला है। इसमें विशेषता ये है कि अंडर 40 एज के लोगों के लिए जो प्रशिक्षण है, ऐसे लगभग 72 वर्ग होने वाले हैं और बाकी अबो 40 to 60 इस एज के जो लोग हैं उनके लिए 23 वर्गों का आयोजन होने वाला है। तो ये भी एक विशेष योजना है और शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम उपक्रम ये ध्यान में रखकर फिर अपने पूजनीय सरसंघचालक और माननीय सरकारवा दत्तात्रेय होसबले दोनों के और बाकी संघ के जो पदाधिकारी है उनके प्रवास की योजना को भी आयोजन इसमें शताब्दी कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। आप जानते ही है कि संघ की इस बैठक में अपने संघ के पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले जी, सभी सहसरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, श्रीमान मुकुंद जी जो अपने कर्नाटक के ही हैं, और श्रीमान अरुण कुमार जी, श्रीमान रामदत्त जी और श्रीमान आलोक कुमार जी और अतुल लिमय जी, ये अपने जो संघ के सहसर कार्यवाह थे वो सभी कार्य विभाग के प्रमुख, कार्यकारिणी के सदस्य, ये सभी लोग उपस्थित रहेंगे। और उसके साथ साथ ही विभिन्न संगठन जो संघ प्रेरणा प्रेरित ऐसे 32 संगठन के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, सामान्यतः राष्ट्रीय उनके अध्यक्ष, महामंत्री और संगठन मंत्री या उनके सह संगठन मंत्री, ये लोग यहाँ इस बैठक में अपेक्षित रहेंगे, जिसमें मुख्य रूप से मजदूर संघ के अध्यक्ष श्रीमान हिरणमय पंड्या जी और उनके संगठन मंत्री श्री बी सुरेंद्रन जी, राष्ट्र सेविका समिति जो केवल महिलाओं में ही कार्य करता है संगठन, उसकी प्रमुख संचालिका वंदनीय शांताक्का जी,
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके संगठन मंत्री श्रीमान संतोष जी, विद्यार्थी परिषद के राजचरण शाही जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन मंत्री आशीष चौहान जी, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्रीमान आलोक कुमार जी, महामंत्री मिलिंद परांडे जी, वनवासी कल्याण आश्रम जो विशेषकर वनवासी क्षेत्र में कार्य करता है उसके अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी और महामंत्री योगेश बापट जी, इसके साथ ही किसान संघ, विद्या भारती, सेवा भारती, संस्कार भारती, हिंदू जागरण मंच, सक्षम, ऐसे कुल मिलाकर 32 संघ प्रेरित संगठन उसके पदाधिकारी, मुख्य पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। बैठक का शुभारंभ जो होगा 21 तारीख को 21 को सुबह 9 बजे 9 AM पुष्पार्चन, भारत माता के चित्र के सामने पुष्पार्चन के साथ शुभारंभ होगा और उसके पश्चात तुरंत एक प्रेस ब्रीफ यहाँ पर आप लोगों के लिए आयोजित किया जाएगा। दूसरे दिन 22 तारीख को भी दोपहर में हम लोग अपने जो प्रस्ताव वगैरह होंगे या और भी जानकारियाँ होगी उस दिन की, उसकी जानकारी के लिए एक प्रेस ब्रीफिंग रखेंगे, उसकी सूचना आपको मिलेगी। और 23 तारीख को अंतिम जो दिन है उस दिन दोपहर में सुबह 11:30 बजे 11:30 उस दिन अपने संघ के सरकारेवा दत्तात्रेय होसबले जी प्रेस को एड्रेस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें वो सारी जानकारी भी देंगे बैठक की और साथ में आपके प्रश्नों को भी लेंगे, तो क्वेश्चन आंसर भी रहेगा। तो ये इस तरीके से फिर से 4 वर्षों के बाद बेंगलोर में संघ की महत्वपूर्ण अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होने जा रही है। तो मैंने संक्षिप्त को मैं आपको उसकी जानकारी दी है। इसके बैठक के संदर्भ में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। So what is the works you've done in the last 4 years and what has been the progress? The last meeting you said was in Bangalore also you'd had. Can you tell us what all has happened so far? First question. The second question is there has been a news that the number of people joining the Sangh has come down, especially with Congress criticizing a lot and putting a lot of pressure in Karnataka. How much of that is true? See, first thing, last 4 years, definitely, considering our centenary year preparations, we initiated our expansion plan of shakhas and reaching out to all localities in the cities and many important villages, most of the villages, we call it mandal. So it was a reach out program and numbers will be of course announced the first day, 21st of the March, after our Sarkareva initiates the Prativedan report. So I think, but I can tell you, yes, our Karyakartas have put more and more efforts. They have reached to the remotest areas and unreached areas. And of course, they have strengthened our shakhas, expanded their activities, reaching out to the people. So a lot of activities have been done. So every year we have published our report. Though meeting was not held in Bangalore, but every year this Baitak is held somewhere. And so every year our Sarkareva's report is published. So there you can find all details. And another question about... No, see, I think numbers will itself speak about what they say about it. I think I should not explain it, but I can just assure you that more and more youngsters, they are joining Sangha. Even people are, even if we could not reach to the people, they are asking us from our website, join RSS. They are trying to reach us that we want to join the RSS. And almost more than 1.2 lakh people, youngsters, every year they reach to us through our website, and on the ground through our shakhas, we reach out to the people. That number is so big. So I think that question is not proper. Huh?
I think they don't know anything. So unnecessary questions. माइक ले लीजिए क्योंकि ये सर 23 तारीख को यहाँ पर ये प्रतिनिधि सभा समाप्त हो रही है और 30 मार्च को प्रधानमंत्री नागपुर जा रहे हैं। ये पहला मौका है जब भारत के कोई सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नागपुर जा रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? और दूसरा कि क्या वो रेशम बाग भी जाएंगे? नहीं, वैसे मतलब मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, बट वैसे अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो वो रेशिमबाग गए थे और मतलब आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, तो मुझे लगता है इसको इतना ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा। अच्छा है ना, हमेशा स्वागत ही है जी। व्हाट्स योर क्वेश्चन? Hi, sir. Some specific examples of government policies or programs that the RSS has had a hand in influencing and the organization is especially proud of. I'm thinking something specific like in economic policy or education or national security, some specific examples. Thank you. Thanks for your question. But today, actually, I am just briefing about the curtain raiser for the Baitak, our upcoming meeting. So all detailed questions about the policy matters will be addressed by our Sarkarewa on 23rd. So he will answer all your questions. Sir. Sir, can you just throw some light on the two resolutions? This is the first time you're making the announcements about the two resolutions, especially Bangladesh. Just in detail, you speak in English, sir. No, details will be, because it is to be discussed in the Pratinidhi Sabha and then it will be resolved. Then only it will be official. But of course, everybody is aware about the atrocities happened in Bangladesh on Hindus and other minorities. Earlier also RSS condemned, and of course, we participated in the demonstrations everywhere. So we are very much keen that anywhere, either in Bangladesh or anywhere in the world, Hindus' security, Hindus' their pride, their sensitivity should be respected. So that's the main point. So we'll discuss how to express it and what should be the further track. And what is the next, the other resolution you're going to discuss? Other resolution is about the journey of RSS of 100 years, because this year RSS is completing the 100 years. So it was a long journey, a lot of milestones. It was a lot of participation by RSS Swayamsevaks in n number of social, political, or the things related with the national integrity, security. So Swayamsevaks participated in all those activities. They have taken the initiatives. So it was a long journey. And so now, what next? That is also important. So what next? That will also be discussed. And so we'll try to bring out those things in our resolution. So as you said that Prime Minister is always welcome to the headquarters. But the thing is, I don't know. See, let me complete the question, sir. Let me complete. Let me clarify first thing. See, I don't see clarification. Please, let me ask the question to you. You said he is welcome to the headquarters. Even Atal Bihari Vajpayee also has visited. But of late, Narendra Modi ji has always been praising even the latest podcast which we saw. He is always coming out in praise of RSS. But Mohan Bhagwat ji, on the other hand, he's not at all come out in praise of the Prime Minister. And this meeting on March 30 is happening in the background of BJP selecting or nominating, declaring the BJP national president. So how do you address to this question? No. So this is a routine baitak. Every year it happens. And so every year we come, all Swayamsevaks, office bearers from all
our important office bearers come together, we discuss about the RSS working, we review it, and we plan for the further our programs and etc. So it's a routine. I think it has nothing to do with. So all organizations, they do their job, they do their decisions. So it's I think it's a well routine plan. I got your question and you got my answer also, I think. Thank you. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ RSSನೇ ನೇರವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಾದ್ರು? See, I have not seen that video or that news. I am not aware about that. But I can say about RSS. RSS is working with the people for the nation building activities. Our Swayamsevaks are involved in the nation building activity peacefully. And so from day one, Vijayadashmi 1925 to this day, we are involved in the, we are clear from our side. So I think Sir, I for have a today, question. Sir, I have a question. It was just briefing for Baitak only. एक सवाल मुझे भी आपसे पूछना था सर, जो नागपुर में हो रहा है और जो हम वायलेंस देख रहे हैं, I want to know how important it is because it happened a few meters away from the headquarters of the RSS. Is Aurangzeb relevant today? And the Chief Minister of Maharashtra also said that this was a pre-planned attack. And right now we've also have the police also investigating this. What is your take? What is the RSS take on this? Because it was led by the VHP there. What do you think is the RSS take on this? See, any type of violence is not good to the health of the society. And I think police are have taken the cognizance of it. And so I think they will go into the details. And that's the point. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. Okay. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು. ದ ಲಂಚ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ and on 21st March 21st day after tomorrow, I mean Friday morning 8:30 a.m. we request all journalists to be present here, especially cameramen and photographers will go to the inaugural ceremony. Adanna mugiskondali coverage mugiskondu ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 9 o'clock Thank you very much. It's a great honor to have Prime Minister Modi of India